उत्तर प्रदेश में 3 चरण का मतदान हो चुका है। कल यानी 23 फरवरी को चौथे चरण में 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर वोट दिए जाएंगे। ये 9 जिले हैं पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर, बांदा। इन 9 जिलों में कुल 624 उम्मीदवार हैं। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और बसपा भी पीछे नहीं है। आइए जानते हैं हमारे सहयोगियों से 9 जिलों की हॉट सीटों की रिपोर्ट। सर, आप कौन सी जिले के बारे में बताएंगे? मेरे पास पीलीभीत और बांदा है, और ये सीटें इन यहाँ पे दोनों जिलों की बात करें तो 8 विधानसभा सीटें हो रही हैं। दोनों जिलों में 4-4 हैं। पीलीभीत में 4 सीटें हैं, और पीलीभीत जो हाल में काफ़ी चर्चाओं में रहा है वरुण गांधी की वजह से, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और लगातार बगावत पर हैं। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि इन दोनों जिलों में 8 की जो विधानसभा सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। लेकिन इस बार जो वहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं और जो वहाँ के समीकरण हैं वो थोड़े से भारतीय जनता पार्टी के लिए गड़बड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वरुण गांधी न रैलियों में जा रहे हैं, न वहाँ की जनसभाओं में जा रहे हैं। एक स्थानीय सांसद का ना जाना किसी भी पार्टी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। और यहाँ पर पीलीभीत की अगर हम बात करें तो यहाँ से 2 विधायकों के टिकट काटे गए हैं। सदर और पूरनपुर विधानसभा है, और यहाँ पर जो एक ये तराई का क्षेत्र है, और देखा जाए तो पीलीभीत में काफ़ी सिख समुदाय है जो बड़ी आबादी है, और किसान आंदोलन के बाद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ी हैं, और यहाँ पे समाजवादी पार्टी का जो समीकरण है वो थोड़ा सा मजबूत दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो एक बिसलपुर विधानसभा सीट है, बहुजन समाज पार्टी वहाँ पर लड़ाई में है, और भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी पहले से तो त्रिकोणीय लड़ाई में है। और दूसरी चीज़ जो अभी तक के चुनाव का जो 2 चरणों का मतदान रहा है उसमें बसपा की गिनती नहीं होती रही है। तीसरे चरण में बुंदेलखंड का जो एरिया है वो कभी बसपा का गढ़ हुआ करता था, और चौथे चरण में एक जिला पड़ता है बांदा जो कि बुंदेलखंड का है, और यहाँ से सांसद हैं RK सिंह पटेल हैं। हालांकि उन्होंने समाजवादी पार्टी को हराया था और गठबंधन था 2019 में। यहाँ पर भी 4 सीटें हैं, और यहाँ पर कई बड़े चेहरे हैं, गयाचरण दिनकर जैसे नेता हैं। और बसपा ने एक बहुत बड़ा गेम खेला है जो 2007 के फार्मूले पे उन्होंने चलने की बात कही थी, दलित और ब्राह्मण गठजोड़ को लेकर के। तो ये बांदा में त्रिकोणीय मुकाबला है, और वहाँ पे बसपा को एक अच्छी उम्मीद दिख रही है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ और समाजवादी पार्टी की जो लड़ाई की बात की जा रही थी, बांदा में वो लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी से भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी पीलीभीत और बांदा की रिपोर्ट। सर, हम आपसे जानेंगे आप कौन से जिले की रिपोर्ट दे रहे हैं हमें? यशस्वी जी, मेरे पास उन्नाव जिला है। अगर हम उन्नाव जिले की बात करें तो यहाँ 6 विधानसभा सीटें हैं। बांगरमऊ, सफीपुर, भगवंतनगर, उन्नाव, मोहान और पुरवा। हमेशा से चर्चा में रहने वाली विधानसभा सीटों की बात करें तो उन्नाव में 3 विधानसभा सीटें हैं, बांगरमऊ, सफीपुर और भगवंतनगर। लेकिन इस बार जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है वो है उन्नाव विधानसभा सीट। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस सीट से कांग्रेस पार्टी ने उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता की मां आशा सिंह को मैदान में उतारा है। वहीं भाजपा ने अपने मौजूदा विधायक पंकज गुप्ता को, सपा ने अभिनव कुमार को, बसपा ने देवेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है। ऐसे में इस सीट पर मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। वहीं अगर हम बांगरमऊ विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ से भाजपा ने सिटिंग विधायक श्रीकांत कटियार पर भरोसा जताया है। सपा ने बदलू खान का टिकट काटते हुए डॉक्टर मुन्ना अलवी को उतारा है। कांग्रेस ने आरती वाजपेयी को, बसपा ने रामकिशोर पाल को। इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होने की आशा है, क्योंकि 2012 की अगर बात करें तो यहाँ से सपा ने की, और 2017 की बात करें तो भाजपा ने जीत हासिल की है। वहीं अगर हम सफीपुर विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ से भाजपा ने सिटिंग विधायक बंगालाल दिवाकर को टिकट दिया है। सपा से सुधीर रावत हैं, बसपा से राजेंद्र गौतम है, कांग्रेस से शंकर लाल गौतम है। इस सीट पर भाजपा और सपा के बीच कड़ा मुकाबला होने की संभावना है। वहीं अगर हम भगवंतनगर विधानसभा सीट की बात करें तो भाजपा ने यहाँ से जो यूपी विधानसभा के अध्यक्ष हैं हृदय नारायण दीक्षित, वहाँ के मौजूदा विधायक थे, उनका टिकट काटते हुए आशुतोष शुक्ला को टिकट दिया है। वहीं सपा ने अंकित परिहार, बसपा से ब्रज किशोर, कांग्रेस से जंग बहादुर सिंह को मैदान में उतारा गया है। इस सीट पर भी त्रिकोणीय मुकाबला होने की पूरी संभावना है। वहीं मोहान विधानसभा सीट की बात करें तो भाजपा ने सिटिंग विधायक ब्रजेश कुमार पर फिर से भरोसा जताया है। सपा ने आंचल वर्मा को, बसपा ने सेवक लाल रावत को, कांग्रेस ने मधु रावत को मैदान में उतारा है। इस सीट पर भाजपा और सपा के बीच ही कड़ा मुकाबला होने की पूरी संभावना है। अगर हम
पुरवा विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ से भाजपा ने उत्तम चंद्र का टिकट काटते हुए बसपा से आए विधायक अनिल सिंह को टिकट दिया है, जबकि सपा से उदयराज को, बसपा ने विनोद कुमार त्रिपाठी को और कांग्रेस ने उर्सा राणा को मैदान में उतारा है। इस सीट पर ज़्यादातर सपा का कब्जा रहा है। भाजपा में मोदी लहर होने के बावजूद भी इस सीट पर कभी भी भाजपा के प्रत्याशी को जीत नहीं हासिल हुई है। ऐसे में इस सीट पर जीत हासिल करना अनिल सिंह के लिए थोड़ा दिलचस्प होने वाला है। खैर ये तो मैं 10 मार्च को ही पता चलेगा कि उन्नाव जिले पे कौन आता है, लेकिन अश्विनी जी आप बताएं, आप कौन से जिले के बारे में बता रहे हैं? बिल्कुल यशस्वी जी, मेरे पास जो है लखनऊ जनपद है और साथ ही हरदोई जनपद है। बात करें अवध की तो अवध को लेकर ये कहा जाता है कि जो यहाँ पर बढ़त करता है उसी की सरकार बनती है। लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ में 9 विधानसभा सीट हैं और 9 विधानसभा सीटों में से 8 सीटों पर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी जीती थी। लेकिन इस बार हैरान करने वाली बात है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एक सीट को छोड़कर अपने सभी प्रत्याशियों को बदले हैं। हालांकि मध्य से ब्रजेश पाठक लड़ रहे थे, उनको कैंट भेजा है, लेकिन पूर्वी विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जिस पर भारतीय जनता पार्टी पिछले 31 सालों से जीत बनाई हुई है। तो वो एक बार फिर उनको मौका दिया है वहाँ पर आशुतोष टंडन को, और ये कहा जा रहा है कि वो जीत की हैट्रिक लगा सकते हैं। बाकी विधानसभा की अगर हम बात करें तो सबसे हॉट सीट इस वक्त मानी जा रही है वो सरोजिनी नगर है, क्योंकि वो ईडी में रहने वाले अधिकारी जो कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और उनको भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ से टिकट दिया। उसको एक तरह से अगर हम देखें तो इसके पहले यहाँ पर स्वाति सिंह मंत्री रही हैं, उनको टिकट काट दिया गया था और उसके बाद से ये काफ़ी चर्चाओं में रहा, क्योंकि दया शंकर सिंह जी उनके जो पति हैं वो भी यहाँ से दावा कर रहे थे। तो सबसे जो हॉट सीट है वो सरोजिनी नगर है। उसके बाद अगर हम बात करें तो कैंट को लेकर भी सबसे हॉट सीट माना जा रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सुरक्षित सीट मानी जा रही है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती हुई, क्योंकि पिछली बार की अगर हम बात करें तो 9 में से 8 सीटों पर जीती हुई थी और एक मोहनलालगंज सीट थी जिस पर समाजवादी पार्टी ने जीता था। तो प्रत्याशियों को बदला गया है, साथ ही अपने जीत को दोहराने की एक बड़ी चुनौती है। उसके साथ ही अगर हम बात करते हैं हरदोई की, तो हरदोई में 8 विधानसभा सीटें आती हैं और 8 विधानसभा सीटों में से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी और 1 सीट पर समाजवादी पार्टी को। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे नितिन अग्रवाल, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए हरदोई सीट सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई, क्योंकि उनको वहां पर अपनी खाते खोलने, क्योंकि उनके एक ही सीट थी और वो प्रत्याशी भी अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। तो अगर हम सीधे टक्कर की बात करते हैं, अगर इस पूरे चुनाव में देखने को जो मिल रहा है उसमें ये कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच एक सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती है कि जिन सीटों पर वो पहले से जीत हासिल कर चुकी थी उनको दोहराया जाए। संडीला की एक बात और हम बताना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से अपने 6 प्रत्याशियों पर भरोसा जताया है और उनको मैदान में उतारा है। 2 प्रत्याशियों को बदला गया है, जिसमें से सदर सीट आती है जहां पर नितिन अग्रवाल को मौका दिया गया है। वहीं संडीला से इस बार जो प्रत्याशी उनको भी हटाकर वहां माधुरी वर्मा को टिकट दिया गया है। तो कुल मिला जुलाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है संडीला सीट पर। साथ ही जो समाजवादी पार्टी के लिए जो सदर सीट है वो चुनौती बनी हुई है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो अवध को लेकर सभी की नज़रें बनी हुई है और हम उसी को लेकर समीक्षा भी कर रहे हैं कि यहाँ पर किसकी बढ़त हो रही है। पिछले आंकड़ों की अगर हम बात जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से अवध में मजबूत रही है। तो इस बार जो टक्कर है वो सीधे समाजवादी पार्टी से है और इस बार ये कहा जाए कि कई सीट ऐसी हैं जिस पर काफ़ी क्लोज फाइट होने को देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि जो नज़र है वो अवध पर ही हमारी बनी हुई है और इसी को लेकर हमारी रिपोर्टिंग रही है। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो फैसले लिए हैं वो कितने सही हैं और कितने गलत। शैलेंद्र जी, हम आपसे बात करेंगे, आप बताएं आपके पास कौन से जिले की रिपोर्ट है? फतेहपुर जिला है मेरे पास। यहाँ 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसपे 2017 की बात करें तो बीजेपी ने 5 सीटों पे जीत दर्ज की थी, जिसमें और 6वीं सीट जो है उस पर अपना दल एस ने जीत दर्ज की थी। तो और जो सबसे यहाँ चर्चित सीट है वो खागा की है, खागा विधानसभा की है। यहाँ पे उषा पासवान ने करीब 57,000 वोटों से कांग्रेस के ओम प्रकाश गेहार को हराया था। तो और 3 बार से वो विधायक थी, इस बार तीसरी बार। तो इस बार फिर से बीजेपी ने उनको चौथी बार टिकट दिया है और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे क्षेत्रीय जनता जो है और क्षेत्रीय जो मुद्दे हैं उनको उन्होंने काफ़ी हद तक सुधारा। इस वजह से वो लगातार 3 बार विधायक रही हैं और इस बार भी उन्हीं को ये जीत उनकी तरफ मतलब जाती हुई दिखाई दे रही है। और बाकी अपना दल ने इस बार जहानाबाद से उनका जय कुमार सिंह जैकी लड़े थे जो जीत चुके थे, लेकिन इस बार बिंदकी से जय कुमार जैकी को उतारा है अपना दल इसने।
तो ये थी फतेहपुर जिले की रिपोर्ट। उमंग, आप बताएं, आपके पास कौन से जिले की रिपोर्ट है? सबसे पहले मैं लखीमपुर के बारे में आपको बताना चाहूँगा। लखीमपुर पिछले कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था। चर्चा की कई अलग अलग वजह भी थी, लेकिन मैं 2017 के आंकड़ा को बताता हूं कि लखीमपुर की 8 विधानसभा सीटें हैं और 2017 के चुनाव में भाजपा जो है इन 8 विधानसभा सीटों पर कमल का फूल खिलाने में कामयाब रही थी। लेकिन इस बार का चुनाव काफ़ी दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वोटर्स का एक बड़ा तबका है वो भारतीय जनता पार्टी से लखीमपुर में नाराज़ नजर आ रहा है। मैं खुद लखीमपुर गया था, मैंने वहाँ पे लोगों से बात की है। लोगों ने बताया कि किसान आंदोलन का एक असर जो है वो अभी भी लोगों के मन में है। भाजपा के खिलाफ जो किसानों ने जो एक जंग छेड़ दी थी, उसको लेकर किसानों का एक बड़ा तबका जो है वो अभी भी भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ है। इसके अलावा मैं निघासन विधानसभा भी गया था, जहाँ पे 3 अक्टूबर को एक हादसा हुआ जिसमें देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे के ऊपर आरोप था कि उन्होंने थार से 4 किसानों को कुचल दिया। वहाँ पे भी मैंने लोगों से बात की। लोगों ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी मजबूती से उनके दिल में थी, लेकिन जिस तरह से ये हादसा हुआ है उसके बाद कहीं ना कहीं वो किसी और दल को देख रहे हैं अपना समर्थन देने के लिए। लोगों ने बताया है वहाँ पे कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत प्रदर्शन तो करेगी, लेकिन क्योंकि समाजवादी पार्टी भी इस बार मजबूती से टक्कर दे रही है तो समाजवादी पार्टी भी रेस में है। वहीं लोगों ने भी बताया कि बसपा की ओर से सतीश चंद्र मिश्रा ने बड़ी बड़ी वहाँ पे जनसभाएं की हैं, तो बसपा के जो वोटर्स हैं वो भी एक्टिव हो गए हैं और बसपा को अपना समर्थन दे रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, जिन्होंने नारा दिया लड़कियों लड़ सकती हूँ, उन्होंने पिछली कई जो बड़ी घटनाएं हुई हैं लखीमपुर में, चाहे वो किसान आंदोलन के दौरान हुई हो या फिर पंचायत चुनाव के दौरान महिला के साथ जिस तरह से बदसलूकी हुई थी, प्रियंका गांधी लखीमपुर में पहुंची, उन्होंने वहां पे लोगों से जनसंवाद किया है। तो ऐसे में इस बार जो लखीमपुर की जो चुनावी जो मंथन है वो काफ़ी मजबूत होने वाला है, काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। देखना होगा कि इन 8 सीटों पर जब भाजपा पिछली बार काफ़ी मजबूती से कमल का फूल खिलाने में कामयाब हुई थी, तो इस बार कौन से दल से उनकी मुख्य टक्कर होगी, 10 मार्च को पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया उमंग। जैसा कि हमें देखने को मिला कि अभी तक जितने भी जिलों की हमने बात की, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की टक्कर सुनने में आ रही थी, लेकिन लखीमपुर खीरी वो पहला जिला है जहां पर बसपा भी टक्कर दे सकती है। हम बात करेंगे परमानंद जी से। आइए बाबूलाल भैया परमानंद जी के पास। परमानंद जी, आपके पास कौन से जिले की रिपोर्ट है, आप बताएं। बात है रायबरेली जिले की, जहां की 6 विधानसभा सीटों पर चौथे चरण में 5 सीटों पर चुनाव होने हैं। और सब अगर हॉट सीट की बात करें तो हमेशा से रायबरेली सदर सीट हॉट सीट रही है, जहां नेहरू गांधी परिवार का काफ़ी दिनों से वर्चस्व रहा है। हालांकि 2017 में विधायक बनी अदिति सिंह अब इस समय बीजेपी में हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अदिति सिंह के पिता अखिलेश सिंह और उस समय के कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के साथ जो पैठ थी, उसी के बलबूते 17 में अदिति सिंह भी नए नेता के रूप में उभर कर आईं। अब बात करें अगर चुनावी समीकरण की, रायबरेली की चुनावी समीकरण की अगर बात करें तो यहाँ इस बार सपा ने अदिति सिंह के सामने डॉक्टर मनीष सिंह को उतारा है और इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले के आसार हैं, क्योंकि अदिति सिंह के पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाने के बाद जो सपा उस सीट पर प्रत्याशी नहीं उतारती थी, लेकिन इस बार अपना प्रत्याशी उतारी है। ठाकुर, यादव और प्लस कांग्रेस का जो अपना कैडर वोट था उसे विभाजित करने की पूरी कोशिश की गई है। दूसरी सीट ऊंचाहार की सबसे हॉट सीट मानी जाएगी रायबरेली की, क्योंकि वहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि आज बीजेपी में थे और बीजेपी में से निकलकर अब वो सपा में है और सपा के पूर्व मंत्री रहे विनोद सिंह के समर्थन में है। तो ये माना जाता है कि समाजवादी पार्टी ऊंचाहार सीट पर भी अच्छी फाइट कर सकती है। हालांकि बीजेपी ने भी केशव प्रसाद मौर्य के रिश्तेदार अमरपाल को मैदान में उतारा है, जहां बीजेपी और सपा के बीच कड़ी टक्कर देखी जा सकती है। अब यहां पूरा लब्बो-लुआब ये होगा कि कांग्रेस का किसी जमाने में गढ़ रहा रायबरेली, इस बार वहां के चुनावी समीकरण भी अलग हैं और जातीय फैक्टर भी अलग हैं। प्रत्याशी भी कुछ कांग्रेस तो कुछ सपा तो कुछ बीजेपी, आमने सामने की कड़ी टक्कर होगी। फिलहाल देखना होगा 10 मार्च को जब ये नतीजे आएंगे तो नेहरू गांधी परिवार के गढ़ का अब आने वाला रिजल्ट क्या होगा, काफी दिलचस्प रहेगा। ये थी बात रायबरेली की। अब हम बात करेंगे आखिरी जिले की, जो कि है सीतापुर। हम फिर से उमंग से बात करेंगे सीतापुर जिले के बारे में। जी उमंग, बताएं। सीतापुर 9 विधानसभा सीटें हैं सीतापुर में, और सबसे अहम बात यह है कि 2017 का जब चुनाव हुआ था तो इन 9 में से 7 सीटें जो थी वो भाजपा के खाते में गई थी, जबकि एक सीट जो थी वो समाजवादी पार्टी और बसपा के खाते में गई थी। कुल मिला के सीतापुर की जो विधानसभा सीटें हैं वहाँ पे इस बार त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिलेगी, क्योंकि इससे पहले वहाँ पे समाजवादी पार्टी का अच्छा खासा वर्चस्व था, उनके अच्छे खासे वहाँ से विधायक थे। लेकिन इस बार जो चुनाव है वो महत्वपूर्ण सीतापुर की सीटों पर इसलिए भी हो जाता है क्योंकि समाजवादी पार्टी हो या फिर बहुजन समाज पार्टी हो, लगातार उन्होंने वहाँ पर रैलियाँ की हैं,
लोगों से जनसंवाद किया है। कांग्रेस भी वहां पे पहुंची थी, लेकिन कांग्रेस का वहां से लंबे समय से कोई विधायक नहीं रहा, इसलिए माना जा रहा है कि त्रिकोणीय लड़ाई इस बार सीतापुर की विधानसभा सीटों पर देखने को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी चौथे चरण के 9 जिलों की समीक्षा। बने रहिए डेली इंसाइडर के साथ। बहरहाल जो नतीजे हैं वो 10 मार्च को हमें पता चल ही जाएंगे। कैमरामैन बाबूलाल के साथ मैं यशस्वी चतुर्वेदी, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।